हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी के बारे में, जिसमें हम लोग पॉपुलेशन क्या होता है इकोलॉजी के संदर्भ में बताएंगे आपको। पॉपुलेशन के इकोलॉजी के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन आप कह सकते हैं नेटिलिटी, मोर्टेलिटी, पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। उसके साथ ही साथ हम आपको बताएंगे पॉपुलेशन एज के बारे में, एज पिरामिड के बारे में, फिर आपको बताएंगे हम लोग पॉपुलेशन डिस्पर्सन के बारे में, पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में। यानी कि पॉपुलेशन जो होता है किसी भी इकोलॉजी में, किसी भी इकोसिस्टम में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, उन सब के बारे में हम आपके सामने एक एक चीज़ को बारी बारी से डिस्कशन करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक एक चीज़ को हम लोग समझते हुए, उसके लैंग्वेज के माध्यम से बातों को समझते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। हमने आपको 2 लेक्चर में या उससे भी ज़्यादा लेक्चर में बता चुके हैं कि पॉपुलेशन क्या होता है, ठीक है। पॉपुलेशन क्या होता है ये हमने आपको बता दिया है कि भाई किसी भी पार्टिकुलर एरिया में एक सिंगल स्पीसीज की जो सिंगल स्पीसीज होती है उसको हम लोग पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है। अब वो जो सिंगल स्पीसीज होती हैं वो आपस में ब्रीड करते हैं, अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, आपस में इंटरब्रीड करेंगे, जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। यानी कि अगर आप कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई निश्चित एरिया है, ठीक है, उसमें जितने भी फ्लोरा एंड फाना होंगे एक पार्टिकुलर स्पीसीज के बीच में, जितने भी फ्लोरा एंड फाना होंगे उसको हम लोग कहते हैं कम्युनिटी। और एक सिंगल टाइप को जो स्पीसीज पाई जाएगी, एक ही प्रकार की, मान लीजिए कोई एक एरिया हो गया उसमें एक ही प्रकार की स्पीसीज है, उसको हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन, ठीक है। तो थोड़ा सा पॉपुलेशन इकोलॉजी के डिफिनीशन को समझते हैं। डिफिनीशन चीज़ें दी गई हैं, यहाँ से आपकी मेन चीज़ स्टार्ट होगी, कैरेक्टरिस्टिक या डायनामिक्स ऑफ पॉपुलेशन, ये आपका मेन रहेगा। आइए समझते हैं। ए ग्रुप ऑफ पार्टिकुलर स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफिनिट स्पेस इन विच स्पेस इंटरेक्ट, interbreed and exchange genetic information is known as population. The population is a unit of community through which every flow of nutrient are cycled, ठीक है। The branch of ecology which deals with the study of characteristic structure and regulation of population is known as population ecology or democology. बात करते हैं कैरेक्टर्स ऑफ डायनामिक इक्वल पॉपुलेशन, क्या इसके कैरेक्टर्स हैं, इसके बहुत सारे कैरेक्टर हैं। जैसे पहला बताया गया पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, पहले समझिए कि डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। क्या होता है? घनत्व, ठीक। जैसे मान लीजिए कोई निश्चित स्थान पे, निश्चित स्पेस पे, एरिया में प्लांट स्पीसीज की या एनिमल स्पीसीज की जो भी उसकी संख्या होगी वो कहलाता है पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। मान लीजिए कोई स्पेस हो गया, कोई एरिया हो गया प्लांट की, ठीक है, तो उस स्पेस पर जितने एनिमल हो गए, जितने प्लांट स्पीसीज हो गए, जो उसकी संख्या होगी वो क्या कहलाती है? पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाती है, ठीक है। मान लीजिए 5 हेक्टेयर एरिया है, ठीक है, 5 हेक्टेयर एरिया है। अब उसमें मान लीजिए कि 100 प्लांट क्या है, टिक मतलब समझे, सागौन के प्लांट है। तो क्या होगा, तो उस निश्चित एरिया में जितने भी प्लांट है सागौन के, ठीक है, या फिर मान लीजिए कि कोई भी निश्चित एरिया है, मान लीजिए कोई एरिया कितना भी है, ठीक है, सपोज कर लिया आपने 5 बीघा है, या मान लीजिए कि 2 बीघा ज़मीन है। अब उस पर जितने भी प्लांट होंगे वो प्लांट की उस एरिया में 2 बीघे ज़मीन में वो प्लांट की क्या होगी? डेंसिटी हो गई। या मान लीजिए कि कोई ये एक फील्ड है, रूम है, कमरा है, इस कमरे में कितने ह्यूमन बीइंग बैठे हुए हैं वो क्या हो जाएगी? ह्यूमन डेंसिटी कहलाएगी, ठीक है। चलिए
तो किसी भी पार्टिकुलर एरिया में, स्पेस में जितने भी ह्यूमन बीइंग या फिर किसी भी चीज़ का पॉपुलेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। चलिए लैंग्वेज के माध्यम से समझिए। द नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया ऑफ स्पेस इज नोन एज पॉपुलेशन डेंसिटी। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल बायोमास पर यूनिट एरिया। जैसे आप एग्जांपल दिया गया कि 500 टिक यानी कि सागौन के पेड़ हैं कितने में, पर हेक्टेयर एरिया में। 400 हिरन है और 10 लायन है कितने एरिया में, 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। 5 मिलियन डायटम्स पाए जाते हैं, डायटम समझ रहे हैं, डायटम एल्गी होता है पर क्यूब में यानी पर मीटर क्यूब में, यानी कि 1 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा और 1 फीट ऊंचाई वाला कोई पॉन्ड है, वाटर है, तो उसमें 5 मिलियन डायटम्स पाए जाते हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया गया। पॉपुलेशन डेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला आता है, ठीक है, जहाँ पे डी फॉर होता है डेंसिटी इक्वल टू n अपान a अपान t, यानी कि डी फॉर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, n फॉर नंबर ऑफ इंडिविजुअल, a फॉर एरिया, t फॉर यूनिट टाइम। कि भाई एक डेंसिटी में, एक यूनिट एरिया में या एक पॉपुलेशन डेंसिटी में कितने इंडिविजुअल के नंबर है, कितने एरिया है और कितने टाइम में उतने इंडिविजुअल हैं वहाँ पे, इसको पॉपुलेशन डेंसिटी के नाम से जानते हैं। दूसरा आता है आपका नेटेलिटी। क्या आता है? नेटेलिटी, आप इसके बारे में परिचित होंगे। जन्म दर, जन्म दर आता है, नेटेलिटी को हम लोग कहते हैं जन्म दर, ठीक है। नेटेलिटी का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का या स्पीसीज का कितने समय में, कितने टाइम में उनका जन्म हुआ, वो कहलाता है नेटेलिटी, ठीक। आगे आप पढ़ेंगे भाई, अब भाई जो प्रोडक्शन होता है वो कई मेथड से होते हैं भाई। प्लांट होगा तो सीड फार्मेशन से आगे चल के प्लांट ग्रोथ करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, प्लांट एक सीड बनेगा। और लोअर प्लांट है बाइनरी फ्यूजन के द्वारा, कुछ होते हैं बर्थ के द्वारा, हैचिंग के द्वारा, अंडे सेने। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग इंडिविजुअल में क्या होता है, बर्थ होता है अलग अलग तरीके से। तो आप लोग समझ सकते हैं कि बर्थ रेट ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया, सॉरी पर यूनिट टाइम एंड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज नेटेलिटी। कि भाई एक टाइम में, एक पार्टिकुलर टाइम में, एक पार्टिकुलर एरिया में कितने प्लांट की या फिर कितने एनिमल की, कितने ह्यूमन बीइंग की क्या हो रहा है, आप कह सकते हैं कि भाई जन्म हो रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं नेटेलिटी। आगे क्या लिखा है? द नेटेलिटी एंड एक्सप्रेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल इन द प्रोडक्शन बाय बर्थ रेट, हैचिंग, सीड फॉर्मेशन, जर्मिनेशन, फ्यूजन, सॉरी बाइनरी फ्यूजन, ये सब चीज़ें होती हैं किसके लिए? नेटेलिटी के। तो इसके लिए एक फार्मूला दिया गया है, नेटेलिटी या फिर बर्थ रेट इक्वल टू नंबर ऑफ बर्थ पर यूनिट टाइम एवरेज पॉपुलेशन, कितनी संख्या में कितने लोग का मतलब जन्म हो रहा है, ठीक है। तो दूसरा आता है यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें, ये तीसरा नहीं रहेगा, ये इसी का क्या है, आप कह सकते हैं कि वो उसका क्या था, फार्मूला था। ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका मोटेलिटी। क्या? मोटेलिटी। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा। हालांकि मैंने अभी नोट्स में तो उसको सही किया था, शायद पीडीएफ में करना भूल गया, ठीक है। तो मोटेलिटी का मतलब होता है डेथ रेट, डेथ रेट, यानी कि किसी भी यूनिट एरिया में कितने इंडिविजुअल की डेथ हो रही है एक पर यूनिट टाइम में, उसको हम लोग कहते हैं मोटेलिटी, ठीक है। कि एक स्पेसिफिक टाइम में कितने इंडिविजुअल, कितने एरिया में, जैसे ये एक एरिया हो गया, कितने टाइम में यहाँ पे कितने लोग मरे, उसको हम लोग कहते हैं मोटेलिटी, ठीक है। तो भाई वही है मोटेलिटी अपान पॉपुलेशन। अगर मोटेलिटी ज़्यादा होगी पॉपुलेशन क्या होगा, कम होगा। अगर जब बर्थ रेट ज़्यादा हो जाएगा तो भाई पॉपुलेशन कम हो जाएगा। तो ये मोटेलिटी जो होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पॉपुलेशन का, ठीक। इसके लिए फार्मूला है मोटेलिटी इक्वल टू होता है, यानी कि मोटेलिटी को एम से डिनोट करते हैं बाई डी अपान टी, डी अपान टी।
यानी कि अगर मोर्टेलिटी जो है वो है उसके तुलना में क्या होता है, नंबर ऑफ डेथ अपॉन टाइम, कितने टाइम में कितने इंडिविजुअल की डेथ हो रही है उससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एक होता है वाइटल इंडेक्स। वाइटल इंडेक्स जन्म दर और मृत्यु दर, जन्म दर और मृत्यु दर, इसको हम लोग कहते हैं वाइटल इंडेक्स। जन्म दर और मृत्यु दर को जब एक में कैलकुलेट किया जाता है कि भाई एक स्पेसिफिक एरिया में कितने लोग के जन्म हुए और कितने उस एरिया में मरे हुए हैं, जब साथ में कैलकुलेट करते हैं उसको कहते हैं हम लोग वाइटल इंडेक्स, जिसके लिए एक फार्मूला लगता है, वाइटल इंडेक्स इक्वल टू बर्थ रेट अपॉन डेथ रेट इनटू 100। चलिए पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ समझिए, बहुत इजी टॉपिक है। यहाँ पे दो प्रकार का पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व देखने को मिलेगा आपको। पहला होता है सिग्मोइडल ग्रोथ कर्व, दूसरा आपको मिलेगा जे शेप्ड ग्रोथ कर्व। ठीक है, जैसे आप पढ़ते हैं बैक्टीरिया का अगर ग्रोथ कर्व आपने पढ़ा होगा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, बैक्टीरिया का ग्रोथ कर्व फिर आप पढ़े होंगे, हाँ बैक्टीरिया का, वायरस का, सभी का ग्रोथ कर्व देखने को मिलता है। कल्चर मीडिया में जब किसी चीज़ को ग्रो कराया जाता है तो उसे ग्रोथ कर्व को देखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने एक बैक्टीरिया लिया, यानी कि एक आपने ट्यूब लिया या फिर कोई भी चीज़ लिया, कंटेनर लिया, आपने इसमें बैक्टीरिया को ग्रो कराना चाहते हैं, तो भाई बैक्टीरिया को डालेंगे, न्यूट्रिएंट मटेरियल को डालेंगे, तो क्या होगा, इसमें कई अवस्थाएं आती है, लॉग फेज, लाग फेज, इनाफेज, सॉरी लॉगिस्टिक फेज, ठीक है, डेथ फेज, डिक्लाइन फेज, सारी स्टेजेस देखने को मिलती है। तो होता क्या है, जैसे एल्गी हो गया, इंसेक्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इन सब में क्या होता है सिग्मोइडल ग्रोथ या फिर आप कह सकते हैं कि यस शेप का ग्रोथ कर्व देखने को मिलता है। यस शेप का ग्रोथ कर्व देखने का मतलब उसमें ये होता है जैसे कोई आप बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी आप इसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप उसको कल्चर मीडियम में ग्रो करेंगे, तो भाई कल्चर मीडियम में जैसे डालेंगे तो पहले वो अपने आप को एडॉप्ट करेगा। भाई उस नए कंडीशन में गया है तो पहले वहाँ पर रहेगा, अपने आप को अडाप्ट करेगा उस अकॉर्डिंग, फिर भोजन पानी वहाँ से अपना चालू करेगा। तो क्या होगा, वो लॉग फेज कराएगा। ठीक, लॉग फेज, LAG, लॉग फेज। जैसे वो अपने आप को एडजस्ट कर देगा, भोजन पानी वहाँ पर रहेगा, वो अपने आप को ग्रोथ करने लगेगा, यानी कि लॉग फेज करेगा, यानी कि आप अपनी संख्या को बढ़ाएगा। तो भोजन के अकॉर्डिंग वो अपने आप में ग्रोथ करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा। तो जो प्रोडक्शन करेगा जितनी मात्रा में वहाँ पे न्यूट्रिएंट होगा उस हिसाब से वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। फिर लास्ट में क्या होगा, जब ज़्यादा मात्रा में पॉपुलेशन बढ़ जाएगी और न्यूट्रिएंट मटेरियल कम हो जाएगा तो ग्रोथ कर्व कांस्टेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो उसके बाद देखेंगे आप जैसे कांस्टेंट होगा तो कुछ टाइम बाद डेथ रेट आ जाएगी कि भाई भोजन की कमी के कारण जो बैक्टीरिया होगा वो सब डेड करने लगेंगे। तो डेड करने लगेंगे, वो ग्रोथ कर्व धीरे से नीचे की तरफ डाउन हो जाएगा, डेथ फेज आएगा। तो यहाँ से एक यस शेप का ग्रोथ कर्व आपको देखने को मिलता है। उसी प्रकार होता है किसमें, जे शेप, यानी कि जे शेप कर्व में पहले तो तेज़ी से अपने आप को एक बार उसकी संख्या घटेगी, फिर अपने आप को वो बढ़ाएगा, फिर क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, फिर डिक्लाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे जे शेप का कर्व देखने को मिलता है और इसमें क्या होता है, यस शेप का कर्व देखने को मिलता है। जो जे शेप का कर्व होता है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, यूनिसेलुलर में, एनिमल्स में, इन सब में देखने को मिलता है। चलिए देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो फूड होता है वो लिमिटेड मात्रा में होती है और जो इसमें फूड होता है वो अनलिमिटेड मात्रा में होती है, इसलिए वहाँ पर जे शेप कर्व देखने को मिलता है। ठीक, चलिए इसको समझाने की ज़रूरत है, शायद सारी चीज़ें लिखी गई है, आप इसको अगर पढ़ लेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। सिग्मोइडल ग्रोथ कर्व इन सच टाइप ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीजेज लॉग फेज एंड देन फर्स्ट देन मोर रैपिडली लॉग फेज, यहाँ पे LAG रहेगा, लॉग फेज एंड फार्मली पॉपुलेशन स्लो डाउन स्टैंडे फेज एंड दिस टाइप ऑफ ग्रोथ कर्व फॉर्म यस टाइप, यस स्ट्रक्चर occurs in insect, algae, bacteria, population etc. जे शेप कर्व जब नंबर ऑफ इंक्रीज करेगा किसका, पॉपुलेशन का, तो लॉग फेज आएगा, तो इंडिविजुअल बढ़ेगा, एडजस्ट करेगा अपने इन्वायरमेंट में। ठीक, तो जे शेप का यहाँ पे कर्व देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें आसान है, आप लोग देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए पॉपुलेशन एज समझते, पॉपुलेशन एज क्या होता है। ठीक, देखिए पॉपुलेशन एज भी एक इम्पॉर्टेंट करेक्टर है आपके
पॉपुलेशन इकोलॉजी में, जिसमें नेटेलिटी और मोर्टेलिटी के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि जो पॉपुलेशन एज है, यानी कि जो पॉपुलेशन है उसमें कितने एज के इंडिविजुअल हैं। तो आपको 3 प्रकार के इंडिविजुअल देखने को मिलेगा किसी भी पॉपुलेशन में। अगर आप देखेंगे तो आपको देखेगा एक पॉपुलेशन आपको दिखेगा प्री रिप्रोडक्टिव फेज का, एक होगा रिप्रोडक्टिव, एक होगा पोस्ट रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव 3 प्रकार की फेज देखने को मिलेगी, जिसको हम लोग कह देते हैं यंग है, मेच्योर है और ओल्ड है। ठीक, जैसे भाई अगर कोई पॉपुलेशन है तो वहाँ पे 3 ही लोग होंगे ना, बच्चे होंगे, नौजवान होंगे, बूढ़े होंगे। तो वही है कि भाई प्री रिप्रोडक्टिव फेज यानी कि बच्चे जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, रिप्रोडक्टिव फेज यानी कि यंग जो रिप्रोडक्शन करेंगे, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज जो रिप्रोडक्शन कर चुके हैं। तो इस प्रकार से 3 वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, 3 प्रकार की यहाँ पे एज देखने को मिलती है। तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट करेक्टर ऑफ पॉपुलेशन विच इन्फ्लुएंस द नेटेलिटी मोर्टेलिटी अकॉर्डिंग टू बॉडी ह्यूमर। The individual of population can be divided into pre-reproductive phase, reproductive phase, and post-reproductive phase. The individual of pre-reproductive phase are young, reproductive group are mature, and post-reproductive are old. ठीक है, जो प्री वाला होगा वो यंग होगा, जो बीच का यानी कि रिप्रोडक्टिव होगा उस मेच्योर होगा, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव ओल्ड स्टेज पे होगा। नेक्स्ट आता एज ऑफ पिरामिड। एज ऑफ पिरामिड, एज ऑफ पिरामिड का मतलब क्या होता है? एज ऑफ पिरामिड का मतलब यही है कि भाई कोई अगर एरिया है, उस एरिया में कौन से समय कितने इंडिविजुअल हैं, ठीक, कितने इंडिविजुअल हैं, उनकी संख्या कितनी है, उसके अकॉर्डिंग जो पिरामिड बनाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं एज पिरामिड। जैसे मैंने बताया कि 3 प्रकार के इंडिविजुअल होंगे, एक पोस्ट, एक प्री रिप्रोडक्टिव फेज का, रिप्रोडक्टिव फेज का और पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज का, 3 प्रकार के इंडिविजुअल होंगे। तो वहाँ पे एज पिरामिड में यही देखा जाता है कि कितने पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज है एक स्पेसिफिक टाइम में, रिप्रोडक्टिव फेज कितने एक स्पेसिफिक टाइम पे, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज है कितने टाइम में, उसी को यहाँ पे दर्शाया जाता है किसी स्पेसिफिक टाइम में। तो 3 प्रकार के यहाँ पे आपको पिरामिड देखने को मिलता है। पहला ट्राइएंगुलर पिरामिड, ठीक है, दूसरा बेल शेप्ड पिरामिड, और तीसरा होता है आपका अनशेप्ड पिरामिड। आप इसको डायग्राम को समझेंगे खुद ही समझ में आ जाएगा। देखिए, एक होता है ट्राइएंगुलर एज पिरामिड। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज होता है वो ज़्यादा होता है, यानी कि जो नौजवान बच्चे होते हैं, छोटे छोटे जो यंग बच्चे होते हैं, वो उस पर ज़्यादा होता है प्री रिप्रोडक्टिव फेज। और क्या होता है रिप्रोडक्टिव फेज, क्या होता है वो थोड़ा सा उनसे कम होगा, और ओल्ड एज भी कम होगा जब भाई रिप्रोडक्टिव फेज कम होगा। अब देखिए क्या होगा, जैसे ट्रायंगुलर में क्या होता है, ये ग्रोइंग पिरामिड इसको हम लोग बोलते हैं। पहले क्या होगा, प्री रिप्रोडक्टिव बच्चे ज़्यादा होंगे, ठीक है, और क्या होंगे, जो रिप्रोडक्टिव फेज होगा वो कम होगा, वो उससे कम होंगे, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज उससे कम होंगे। अब क्या होगा, यही बच्चे इसमें जाएंगे, इसकी संख्या क्या हो जाएगी, रिप्रोडक्टिव फेज की संख्या कम हो जाएगी। अब ये इसमें जब इंटर करेंगे तो फिर बच्चों की संख्या बढ़ेगी, ये इसमें जब इंटर करेंगे तो फिर बच्चों की संख्या बढ़ेगी, और ये वाला जो बूढ़े होंगे फिर संख्या उसकी कम हो जाएगी। नहीं समझ में आया भाई? प्री रिप्रोडक्टिव फेज वाले जो भी बच्चे हैं जब आगे की तरफ मूव करेंगे, यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज में जाएंगे, तब फिर बच्चों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जो ये रिप्रोडक्टिव फेज वाले थे, जो रिप्रोडक्टिव में गए, जब वो आगे की तरफ फिर बढ़ेंगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में, तब उसकी संख्या जो रहेगी वो इसके तुलना में, पोस्ट रिप्रोडक्टिव तुलना में ज़्यादा रहेगी, सॉरी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये किस प्रकार से ट्रायंगुलर पिरामिड यहाँ पे बनता चला जाएगा, यानी कि इसकी संख्या ज़्यादा है, इसमें जब ये जाएंगे तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन करेंगे, ये भी संख्या बढ़ाएंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला क्या होगा, इससे कम, और ये ऑलरेडी कम है, तो जब ये इसमें जाएंगे, चलिए तब ये हुआ आपका ट्रायंगुलर एज पिरामिड। दूसरा आता है आपका बेल शेप्ड का पिरामिड। ठीक है, बेल शेप्ड का पिरामिड, देखिए इसमें क्या होता है, इस प्रकार का जो पिरामिड होता है, बेल शेप्ड का जो पिरामिड होता है, ये आप कह सकते हैं ये वाला, ठीक है, ये वाला जो पिरामिड होता है बेल शेप्ड का, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है, कौन कौन से इंडिविजुअल,
प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव फेज के जो इंडिविजुअल होते हैं उनकी संख्या कम होती है, ठीक है। अब पोस्ट प्रोडक्टिव सॉरी जो हाँ प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव की संख्या ज़्यादा होती है और जो पोस्ट प्रोडक्टिव होती है उसकी संख्या कम होती है। तो आप देख सकते हैं ग्राफ में बताया गया है कि इस प्रकार से ग्राफ बनाया गया है। तो जो बॉटम पे है यानी कि पोस्ट प्री रिप्रोडक्टिव फेज उसकी संख्या ज़्यादा है, रिप्रोडक्टिव फेज की संख्या उससे कम है, और यहाँ पे पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज की संख्या उससे भी कम है। तो यहाँ पे 1 2 3, तो एक नंबर पे कौन है प्री रिप्रोडक्टिव फेज, 2 नंबर पे रिप्रोडक्टिव और 3 नंबर पे पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक। चलिए तीसरा था अनशेप्ड। हाँ, बेल शेप्ड को हम लोग स्टेबल पिरामिड कहते हैं और इसको ट्रायंगुलर को हम लोग ग्रोइंग, यहाँ पे संख्या हमेशा बढ़ती चली जाती है, इसको स्टेबल बोलते हैं। तीसरा होता है डिमिनाइजिंग पिरामिड। इसमें क्या होता है अनशेप घड़े की तरह आपको पिरामिड देखने को मिलता है, ठीक है। जो ये हाँ एक चीज़ और, जो ये पिरामिड होता है ट्रायंगुलर पिरामिड, ये प्रकार का जो ग्रोथ होता है वो ईस्ट बैक्टीरिया, हाउस फ्लाई, इन सब पैरामिड शेप इन सब में देखने को मिलता है। जो बेल शेप्ड का होता है ये आपके जनरली इंडिविजुअल में यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में और एनिमल्स में इन सब में देखने को मिलता है। तीसरा होता है अनशेप्ड पिरामिड। इस प्रकार का जो पिरामिड होता है इसमें जो इंडिविजुअल होते हैं उसमें जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज के होते हैं वो कम होते हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज के और रिप्रोडक्टिव फेज के ज़्यादा होते हैं, ठीक है। पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज आप इस तरीके से कह सकते हैं कि प्री और पोस्ट ये दोनों कम होते हैं और इसकी संख्या ज़्यादा होती है, ठीक है। ये होता है आपका अनशेप्ड घड़े की तरह, जानते हैं ना। तो इसमें क्या होगा रिप्रोडक्टिव फेज और पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज तीनों होगा। जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज होगा वो लेस होगा, ठीक है। प्री और पोस्ट भी लगभग कम होगा। और ये क्या होगा यानी कि आप कह सकते हैं कि प्री सबसे कम होगा, उससे ज़्यादा पोस्ट होगा, फिर रिप्रोडक्टिव फेज होगा, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं आप। चलिए पॉपुलेशन डिस्पर्सन क्या होता है इसको आप समझिए। पॉपुलेशन डिस्पर्सन का मतलब ये होता है कि कोई इंडिविजुअल एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे मूवमेंट करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे मूवमेंट करता है। जैसे सपोज करिए कोई ये पॉपुलेशन है तो फूड के लिए दूसरे स्थान पर मूव कर सकता है, रहने के स्थान के लिए मूव कर सकता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरी जगह जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर के द्वारा, लाइट के द्वारा, टेम्परेचर के द्वारा, ह्यूमिडिटी के कारण वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। जैसे आप देखते हैं बहुत लोग होते हैं जिनको ठंडी बहुत लगती है तो गर्मी जैसी ठंडी आती है वो भाग जाते हैं किसमें, एमपी में, मुंबई में, इन सब महाराष्ट्र में, इन सब इलाकों में। फिर जैसे ही मार्च अप्रैल में ठंडी कम हुई वो वापस आ जाते हैं अगर यूपी में है तो। उसके बाद कुछ देखते हैं कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, बर्ड्स ही देख लीजिए आप कि बरसात के मौसम में वो आपको दिखाई पड़ते हैं ज़्यादा, अदर मौसम में वो फूड को एकत्रित करते रहते हैं, अपना इधर उधर टहलते रहते हैं, ठीक है। तो ये कि किस प्रकार से मूवमेंट हो रहा है किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल का किसी स्पेसिफिक टाइम पे, वो कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं, कई रीजन की वजह से हो सकता है वो फूड के सर्च में, अपने आप के बचाव में, प्रिवेंशन के लिए, क्रोडिंग के लिए, इन्वायरमेंटल फैक्टर, लाइट से बचने के लिए, टेम्परेचर से, एटमॉस्फेयर से, ह्यूमिडिटी से, इन सब से बचने के लिए वो अपने आप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। जैसे माइग्रेटरी बर्ड के बारे में आपने सुना होगा, माइग्रेशन के बारे में आप लोग सुना होगा। जब कोई इंडिविजुअल एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, ठीक है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया, ठीक है, तो उसमें क्या होगा इंडिविजुअल की जो संख्या होगी वो जहाँ न्यू एरिया में जब जाएगा वहाँ पे उसकी संख्या इंक्रीज करेगी, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं ओवर क्रोडिंग बोलते हैं, यहाँ पे जो हमने आपको बताया था ओवर क्रोडिंग, यहाँ पे
क्रोडिंग। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे उसको हम लोग कहते हैं माइग्रेशन, ठीक है। तो किसके लिए जा सकते हैं, हो सकता है कि भाई कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर हो, ठीक है, भोजन की तलाश में, किसी भी कारण वो जा सकते हैं। माइग्रेशन क्या होता है, सॉरी, इमाइग्रेशन क्या होता है, इसमें भी इंडिविजुअल का ही मूवमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे उसमें गए, तो जिस स्थान पे गए वहाँ पे उसकी क्या हुई, नंबर की जो संख्या थी वो कम हो गई। लेकिन इसमें क्या होता है, जिस स्थान पे आते हैं उसको कहते हैं इमाइग्रेशन। जैसे यहाँ से गए, इसको कहते हैं हम लोग इमिग्रेशन, ठीक है, इमिग्रेशन, ठीक है, या फिर कह सकते हैं आपकी माइग्रेशन, ठीक है। माइग्रेशन, एक स्थान से दूसरे स्थान पे गए, तो जिस स्थान पे गए वहाँ पे संख्या क्या हो गई, कम हो गई, जहाँ पे गए ज़्यादा, तो यहाँ पे क्या होता है, इस स्थान पे गए तो उसको कहते हैं माइग्रेशन, इमाइग्रेशन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा खाच पाँच है, आप इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिए। देखिए, जैसे इंडिविजुअल यहाँ से गया, इसको कहे हम लोग माइग्रेट करके चला गया, तो यहाँ पे संख्या कम, यहाँ पे क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, तो ये इमिग्रेशन हो गया, यानी कि यहाँ पे इंडिविजुअल आ गए, ठीक है। तो इमाइग्रेशन। चलिए, नेविगेशन क्या होता है, इसमें दोनों प्रकार का मूवमेंट होता है। इसमें वन वे मूवमेंट होता है, इस स्थान से जाएगा, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे संख्या बढ़ गई, अगर यहाँ से चला गया किसी दूसरे स्थान पे तो वो हो गया इमाइग्रेशन और इमिग्रेशन। लेकिन वो जिस स्थान पे जाएगा वहाँ से दोबारा वहाँ पे नहीं जाएगा। नेविगेशन में क्या होता है, इसमें टू वे मूवमेंट होता है। जैसे भाई मैंने बताया कि इसमें होता क्या है, जैसे पक्षियाँ हो गई, इंडिविजुअल्स हो गए, फूड के लिए, शेल्टर के लिए, रहने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे गई, लेकिन फिर भोजन पानी ले करके फिर अपने वास स्थान पे लौट आती है, तो ये नेविगेशन होता है। चलो, ज़्यादातर देखने को मिलता है, एक आप नाम सुनते हैं माइग्रेटरी बर्ड। माइग्रेटरी बर्ड क्या होता है, साइबेरियन बर्ड को हम लोग माइग्रेटरी बर्ड के नाम से जानते हैं, जो स्पेसिफिक टाइम में किसी स्पेसिफिक एरिया में जाती हैं, फिर वहाँ से फिर लौट आती हैं, ठीक है। पॉपुलेशन इंट्रैक्शन क्या होता है, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन का मतलब है कि एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल पर क्या फ़ायदे हो रहे हैं, उसके आधार पर इसको कई ग्रुप में बांटा गया है। जैसे आपका काजमेंसलिज्म, ठीक है, काजमेंसलिज्म, इसमें क्या होता है, इसमें बेनिफिटेड होते हैं, दो इंडिविजुअल है, ठीक है, दो इंडिविजुअल है, इसमें एक इंडिविजुअल क्या होता है, बेनिफिटेड होता है, दूसरा क्या होता है, आप कह सकते हैं कि नॉट बेनिफिटेड होता है। काजमो से मेरे कहने का मतलब, जैसे दो इंडिविजुअल है, ठीक है, आर्किड, इपीफाइड, ये सब देखने को मिलता है। होता ये जैसे दो इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल, दोनों इंडिविजुअल एक दूसरे पर निर्भर है। अब हो सकता है कि ये अगर इससे फ़ायदा ले रहा हो तो ये भी इससे फ़ायदा ले रहा हो, ये ऐसा हो सकता है, जनरली ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन कभी कभी होता है कि एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल पर निर्भर है, इसको तो फ़ायदा हो रहा है, इसको हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दो है, एक बेनिफिटेड हो सकता है, एक नहीं हो सकता, उसको कहते हैं कॉमेंसलिज्म कहते हैं। जैसे एग्जांपल दिया गया आर्किड का, इपीफाइड डिपेंड अपॉन द अदर ट्री, सपोर्ट न्यूट्रिएंट मैन्युफैक्चर देयर फूड बट डू नॉट हेल्प द सपोर्टिंग प्लांट इन ए वे। जैसे आर्किड का प्लांट है, वो जो कि इपीफाइट्स है, ठीक है, जो कि दूसरे प्लांट पर निर्भर रहता है, एक दूसरे प्लांट पे फूड के लिए, सपोर्ट के लिए, हर चीज़ के लिए निर्भर रहता है, लेकिन दूसरा प्लांट होता है उससे उसका कोई लाभ है नहीं होता है। दूसरा होता है म्यूचुअलिज्म, इसमें होता है बोथ पार्टनर आर बेनिफिटेड, दोनों पार्टनर बेनिफिट होते हैं, अगर एक मरा तो दूसरा भी मर जाएगा, ठीक है। जैसे लाइकेन में क्या होता है, एल्गी फंजाई साथ साथ रहते हैं, दोनों का काम एक ही से चल जाता है। दूसरा आता है प्रोटो कोऑपरेशन, इस प्रकार का जो इंटरेक्शन होता है, दोनों पार्टनर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या होते हैं, जो है कि बेनिफिटेड होते हैं, लेकिन वो टेम्परेरी होता है, कुछ दिनों के लिए रह हो सकता है, कुछ समय तक के लिए रह सकते हैं, जैसे एनिमल और बर्ड में, ठीक है। दूसरा है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म क्या होता है, इसमें भी दो पार्टनर होते हैं, एक होस्ट की तरह कार्य करते हैं, एक पैरासाइट की तरह कार्य करता है, ठीक है। यानी कि दूसरे से भोजन लेगा, लेकिन मौका मिलने पे अगर वो भोजन पानी नहीं दे पा रहा है उसको भी डिस्ट्रॉय कर देता है, इसको कहते हैं पैरासिटिज्म।
एमेंडिज्म क्या होता है, इसमें क्या होता है, 2 पार्टनर इसमें भी होते हैं, ठीक है। इस पे कोई किसी से बेनिफिटेड नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़िए। तो ये पूरा रहा आपका किसके बारे में, इकोलॉजिकल पॉपुलेशन इकोलॉजी के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे एंडेमिज्म के बारे में, जो कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिर इसके बाद बताएंगे आपको इकोलॉजिकल नीके या निस बोल देते हैं, ठीक है। कल की क्लास में इसको हम लोग बताएंगे। थोड़ा सा बाहर की आवाज़ें आ जाती हैं, उसके लिए हमको रिकॉर्डिंग क्योंकि इवनिंग टाइम में कर रहे हैं तो हो सकती है थोड़ी थोड़ी मिस्टेक आ जाती है, उसके लिए थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको।